चलिए बाबा, आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे असेसमेंट का चैप्टर। असेसमेंट सर, एक क्विक लिंकिंग दीजिए। देखिए बाबा, आपने जब एक बार अपना रिटर्न फाइल कर दिया तो सर उसके बाद अब डिपार्टमेंट का काम चालू हो जाता है। डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है। तो आज हम समझने वाले हैं द वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स विच आर देयर। अब ये जो असेसमेंट्स हम समझते हैं ये डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्लस एक असेसमेंट होता है जो एसएससी खुद करता है, वो होता है सेल्फ असेसमेंट। चलिए वेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर, असेसमेंट के चैप्टर में हम सेक्शन नंबर 59 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 60, 61, 62, 63 एंड सेक्शन नंबर 64 पढ़ेंगे। तो पहला पहला जो सेक्शन है वो है सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन नंबर 59। सेक्शन नंबर 59 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। सेल्फ असेसमेंट में मतलब क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? सेल्फ असेस करेगा। रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस करेगा जो उसका टैक्स पेएबल है, मतलब आउटपुट से इनपुट सेट ऑफ करते हुए फाइंड आउट करेगा कितना उसका टैक्स पेएबल है, टैक्स पे करेगा और एक रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 फाइल कर देगा। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 60 आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जाम, प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या ऑफिसर सुओ मोटो कर सकता है? नहीं बाबा, प्रोविजनल असेसमेंट सुओ मोटो ऑफिसर नहीं कर सकता। जीएसटी में प्रोविजनल असेसमेंट अगर टैक्सेबल पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स, समझ लीजिए आपको जीएसटी फाइंड आउट करना है। जीएसटी लायबिलिटी निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिए मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स चाहिए। अगर आप वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर सक रहे हो तो आप ऑफिसर को अप्रोच करोगे और रिक्वेस्ट करोगे प्रॉपर ऑफिसर को इन जीएसटी ASMT 01 फॉर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स। और प्रोविजनल पेमेंट के लिए प्रॉपर ऑफिसर एक इश्यू कर देगा ऑर्डर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। जो प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर है वो ASMT 04 में विद इन 90 डेज अलाउिंग द पेमेंट ऑन प्रोविजनल बेसिस, और बोलेगा ये रेट ये वैल्यू जो है इस रेट या इस वैल्यू पे तू जीएसटी पेमेंट कर दे प्रोविजनली। उसके बाद सर आपको बोलेगा, जब प्रोविजनल असेसमेंट करके देगा तो आपको बोलेगा आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है इन ASMT 05 along with security in the form of bank guarantee। और सर बॉन्ड का 25% अमाउंट का सिक्योरिटी आपको देना पड़ता है। ठीक है सर, प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ कर दिया गया, प्रोवाइडेड मैंने बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी फर्निश कर दिया। अब सुनिए, आपने ASMT 01 में अप्लाई किया, ASMT 01 ASMT 04 में प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ किया गया अलोंग विद बॉन्ड। ठीक है सर। उसके बाद अब फाइनल असेसमेंट किया जाएगा इन ASMT 07। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। सर अगर विद इन 6 मंथ डिपार्टमेंट नहीं दे पाया तो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर क्या करेगा? फर्दर टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देता है। सर कितने दिनों से फर्दर टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया जाएगा? 6 मंथ। तो 6 मंथ्स में फाइनल असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया तो फर्दर 6 मंथ का टाइम लिमिट एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर दे सकता है। उसके बाद अगर सर फर्दर 6 मंथ में भी नहीं आया तो कमिश्नर फर्दर 4 ईयर का टाइम लिमिट दे सकता है। पीरियड का ऊपर का आई गायब हो गया है, इधर हिल गया है, इसको इधर कर लेना। पीरियड अप टू 4 ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है। सर फाइनल असेसमेंट हो गया। फाइनल असेसमेंट में बोला गया मुझे 6 लाख का टैक्स देना है, मैंने 5 लाख का टैक्स दिया था, तो सर आपको जो एडिशनल टैक्स है वो देना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50, जो बोलता है डे वाइज कैलकुलेशन करके 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। सर ड्यू डेट के बाद से जिस दिन आपका टैक्स ड्यू था उसके नेक्स्ट डे से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट दे देना। और उसके बाद इंटरेस्ट मतलब जो भी प्रोविजनल अमाउंट है जो फाइनल असेसमेंट हुआ है, जो डिफरेंशियल है 1 लाख रुपए का डिफरेंस है वो दीजिएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट पे करिएगा। और सर अब आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए कि आपका सिक्योरिटी रिलीज कर दे, जो आपने बैंक गारंटी वगैरह दे रखा है। प्रॉपर ऑफिसर सिक्योरिटी रिलीज कर देगा आफ्टर इंश्योरिंग कि आपने टैक्स का पेमेंट वगैरह कर दिया है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। प्रोविजनल असेसमेंट का एक ही बेनिफिट है कि आपको फॉर लेस पेमेंट ऑफ टैक्स आपको कोई पेनलाइज नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने टैक्स सही पे नहीं किया, आपने कम पे कर दिया हो बाई चांस तो आपको कोई पेनल्टी वगैरह इंपोज नहीं किया जाता। सर समझ लीजिए फाइनल असेसमेंट 5 लाख आया और मैंने प्रोविजनली 6 लाख दिया था तो 1 लाख का रिफंड बन रहा है। बेटा अगर कोई रिफंड बनता है तो रिफंड आपको विद इन 60 डेज आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। जब आपने एप्लीकेशन डाला उसके 60 डेज में आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया गया तो उसके बाद 60 डेज के बाद वाले पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% मिलेगा। बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जो रिफंड है और जो पेमेंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, करके जाइएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। और एक बात बोल देता हूं, प्रोविजनल असेसमेंट सुओ मोटो आप चाहो तो आप अप्लाई, प्रॉपर ऑफिसर नहीं कर सकता है, आप चाहो तो आप ही अप्लाई करोगे। ठीक है सर। उसके बाद
लेकिन कस्टम्स में प्रोविजनल असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो भी कर सकता है, और आप चाहो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। जब आप असेसमेंट नहीं कर पा रहे कस्टम्स में तो अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कोई इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई टेस्टिंग वगैरह करना है, तो प्रॉपर ऑफिसर भी प्रोविजनल असेसमेंट कर सकता है कस्टम में। लेकिन जीएसटी में प्रोविजनल असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो नहीं कर सकता। अगर टैक्सेबल पर्सन अप्लाई करता है तो ही प्रोविजनल असेसमेंट होता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 61 आता है, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। आपने रिटर्न फाइल किया, ऑफिसर आपका रिटर्न स्क्रूटिनाइज कर रहा था। अब अगर स्क्रूटिनाइज करते हुए ऑफिसर को ही में प्रॉपर ऑफिसर में, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका रिटर्न स्क्रूटिनाइज ही होगा, लेकिन अगर ऑफिसर ने आपका रिटर्न पिक करते हुए स्क्रूटिनाइज किया और उसे कोई डिस्क्रिपेंसी मिल गया तो ऑफिसर क्या करेगा, आपको एक नोटिस इशू करेगा जीएसटी एसएमटी 10 में और बोलेगा बेटा 30 दिनों का टाइम लिमिट है, 30 दिनों में या तो एक्सेप्ट कर ले जो तेरा डिस्क्रिपेंसी है, इंटरेस्ट टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट पेनल्टी, इंटरेस्ट टैक्स इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पे कर दे। डीआरसी 03 यूज करते हुए पे करके ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दे बेटा अगर आपने पेमेंट कर दिया तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अगर ऑफिसर को डिस्क्रिपेंसी लगा, आपने 30 दिनों में एक्सप्लेनेशन दिया यूजिंग जीएसटी एएसएमटी 11, ऑफिसर को अच्छा लगा तो बेटा चैप्टर क्लोज कर देगा, एएसएमटी 12 में ऑर्डर इशू कर देगा और बेटा बेसिकली आपको इन्फॉर्म कर देगा और कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है या फिर आपने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, आपने बोला हाँ गलती है लेकिन टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो, बेटा ऑफिसर बन जाएगा एंग्री बर्ड यहां पे। और अब ऑफिसर क्या क्या रिकोर्सेज अडॉप्ट कर सकता है when explanation is not furnished, या सर आपने सही करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एक्शन इंक्लूडिंग ऑडिट कराएगा, स्पेशल ऑडिट कराएगा, इंस्पेक्शन सर्च सीजर करवाएगा, डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स वगैरह फाइंड आउट करेगा आपके अगेंस्ट और उनको यूज करते हुए आपके अगेंस्ट एक डिमांड ऑर्डर पास कर देगा अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74। सर याद रखिएगा अगर आपने डिमांड का पेमेंट विद इन 3 मंथ्स कर दिया तो कोई बात नहीं, चैप्टर क्लोज। अगर 3 मंथ में डिमांड का पेमेंट नहीं किया, अपील में चले जाइए 3 महीने में, अपील में चले गए तो चलिए अपील में लड़ते रहिए। लेकिन अगर ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो गया और आपने अभी तक पेमेंट भी नहीं किए, अपील में भी नहीं गए, तो बेटा डिमांड ऑर्डर के बाद होता है रिकवरी। सेक्शन नंबर 79 में जो बोला गया था वो सारे पॉइंट्स, अब बेसिकली सेक्शन नंबर 79 बोलता है मोड्स ऑफ रिकवरी के बारे में, वो सारे मोड्स यूज करते हुए ऑफिसर रिकवरी कर लेगा। उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन नंबर 62 में भी होता है, सेक्शन नंबर 63 में भी होता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन नंबर 62 में किया जाता है ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है बट उसने फेल टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 जो आपका मंथली रिटर्न्स वगैरह होता है, और सेक्शन नंबर 45 बात करता है फाइनल रिटर्न के बारे में। तो बेटा पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस अगर दिया जाएगा तो आप 15 दिन में रिटर्न फाइल कर दीजिए। लेकिन इवन आफ्टर द नोटिस इन जीएसटीआर 3A टू फर्निश द रिटर्न विद इन 15 डेज आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो सर अब ऑफिसर बोलेगा तुझे तो नोटिस भी दिया, 15 दिन का टाइम भी दिया, तूने रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर शैल गो फॉर बेस्ट जजमेंट और असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा विद इन 5 ईयर। जिस ईयर रिलेटेड असेसमेंट हो रहा है उसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 5 इयर्स के अंदर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर दे दिया जाएगा इन एएसएमटी 13। सर मैंने तो रिटर्न फाइल नहीं किया था इसलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या, भाग बेटा भाग, रिटर्न फाइल कर दे, टैक्स वगैरह का पेमेंट कर दे, डीम विड्रॉवल हो जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा इफ रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेज ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, वैलिड रिटर्न मतलब आप टैक्स वगैरह पे करते हुए रिटर्न को फाइल कर दोगे, लेकिन इंटरेस्ट और लेट फी वगैरह का लायबिलिटी, क्योंकि आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो, जो भी इंटरेस्ट बनता है या जो भी लेट फी बनता है उसका लायबिलिटी तो अभी भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वैलिड रिटर्न लगा दिया तो इंटरेस्ट और लेट फी का लायबिलिटी छोड़ देंगे, नहीं, वो तो वो भी आपको पे करना है। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ने नोटिफाई यहां पे इशू कर रखा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, ये बोल रहे हैं कि सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे करेंगे ऑफिसर। देखिए ये बोल रहे हैं पहले एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस भेजा जाएगा 3 डेज प्रायर टू ड्यू डेट के 3 दिन पहले एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस भेजा जाएगा, जागो मोहन प्यारे अपना रिटर्न लगाओ। तो बेटा सिस्टम जनरेटेड एसएमएस 3 डेज प्रायर टू द ड्यू डेट से पहले 3 दिन पहले एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस भेजा जाएगा। ड्यू डेट के बाद सिस्टम जनरेटेड एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा टू ऑल द नॉन फाइलर। देखिए
एसएमएस जगाने के लिए, जागो रिटर्न फाइल करो, ड्यू डेट के 3 दिन पहले भेजा जाएगा ताकि सारे जाग जाए और रिटर्न फाइल कर दे। फिर भी अगर कोई सोता रह गया और रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसको ड्यू डेट जाने के बाद जो नॉन फाइलर्स हैं उनको एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस या ईमेल भेजा जाएगा, बेटा तूने रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइल कर दे। उसके बाद जैसे ही ड्यू डेट चला गया, अब 5 दिन के बाद एक नोटिस भेजा जाएगा इन जीएसटीआर 3A, सर नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 46 टू फाइल द रिटर्न विद इन 15 डेज। अगर आपने 15 दिन में अपना रिटर्न लगा दिया तो चैप्टर क्लोज है, लेकिन अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया 15 दिन में, नोटिस देने के बाद भी, अब प्रॉपर ऑफिसर प्रोसीड करेगा फॉर बेस्ट जजमेंट इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन 15 डेज और ASMT 13 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर दे देगा। सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जब देगा, क्योंकि आपने तो रिटर्न वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन आपने हो सकता है जीएसटीआर 1 फाइल किया हो, जीएसटीआर 1 के डेटा को यूज करके बेस्ट जजमेंट करेगा। आपके जीएसटीआर 2A 2B में कोई डेटा अपीयर हो रहा है, ई वे बिल का जो डेटा है या जो भी अदर इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास अवेलेबल है उसको यूज करते हुए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। लेकिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा इफ वैलिड रिटर्न आपने 30 दिन में फाइल कर दिया विद इन द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। और एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आप रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहे हो सकता है आप अपना पैसा लेके फरार हो जाओ, तो कमिश्नर मे ऑल्सो रिजॉर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट कर लेगा आपका प्रॉपर्टी का। एंड अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, समझ लीजिए 6 महीने से आप रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहे हो, तो बेसिकली जो सेक्शन नंबर 29(2) बोलता है कि आपने अगर रिटर्न वगैरह फर्निश नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन भी ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल पर्सन। आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था अंडर सेक्शन नंबर 29(2) बट पर्सन इज स्टिल लायबल टू पे द टैक्स। तो सर आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, लायबल थे, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था बाय द ऑफिसर बट अभी भी आपका लायबिलिटी है, तो पहले आपको एक असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा, सर सॉरी नॉट असेसमेंट ऑर्डर, आपको एक नोटिस दिया जाएगा इन ASMT 14 स्टेटिंग द ग्राउंड कि हम आपका असेसमेंट क्यों करना चाहते हैं, और आपको अलाउ किया जाएगा 15 डेज टू रिप्लाई। उसके बाद आपने एक बार रिप्लाई कर दिया, अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो बात क्लोज है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो PO विल प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, मतलब अपना बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगाएगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। असेसमेंट ऑर्डर ASMT 15 में पास किया जाएगा विद इन 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट, जिस ईयर रिलेटेड बेस्ट जजमेंट हो रहा है उसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 5 साल में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। बेटा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जब पास किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 63 तो कोई विड्रॉवल नहीं होता है, आपको पहले एक शोकॉज नोटिस दिया जाता है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, तो वो बोल रहे हैं ऑलरेडी हमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया था, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया है, अब इसका कोई विड्रॉवल नहीं है। डन सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 64 आता है, समरी असेसमेंट की बात करता है। प्रॉपर ऑफिसर अगर उसके पास एविडेंस है कि कोई टैक्स लायबिलिटी है तो प्रॉपर ऑफिसर परमिशन लेगा एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर का और असेस कर देगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब समझ लीजिए ऑफिसर आया, एक ट्रांसपोर्टर गुड्स लेके जा रहा था, ट्रक में गुड्स जा रहे थे, ऑफिसर ने रोका, ट्रांसपोर्टर बोलता है मुझे नहीं पता किसके गुड्स है, तो ऑफिसर ट्रांसपोर्टर का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। वेयरहाउस में गया, वेयरहाउस कीपर को पूछा किसके गुड्स है, बोला पता नहीं, वेयरहाउस कीपर का असेसमेंट कर देगा। तो सर यही यहां पे सच पर्सन का मतलब होता है, ट्रांसपोर्टर, ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और पर्सन इन चार्ज इन केस टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी ट्रेस, तो उस पर्सन का जो वेयरहाउस कीपर, ट्रांसपोर्टर वगैरह है उसका असेसमेंट कर देगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू और एक असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देगा। इफ ही हैज सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी डिले, कोई भी देरी की तो सर इट माइट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, फरार हो जाएगा ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस कीपर गुड्स को गायब कर देगा, तो उस केस में आपका बेस्ट यहां पे समरी असेसमेंट कर देगा, फटाफट एक असेसमेंट कर देगा और ऑर्डर पास कर देगा। अब फटाफट में अगर कोई गलती हो गई तो यहां बोल रहे हैं विड्रॉवल ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है अगर एप्लीकेशन दिया है टैक्सेबल पर्सन ने विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर, या फिर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन भी विड्रॉल कर सकता है। अगर ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर कंसीडर्स ऑर्डर एरोनियस ही कैन विड्रॉ इट एंड डायरेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर की नालायक क्या ये फटाफट का असेसमेंट किया है, समरी असेसमेंट, चल एक काम कर 73 एंड 74 का शोकोज नोटिस देके बाद में नॉर्मल प्रोसीडिंग्स कर ले। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है ऑर्डर दैट कैन बी विड्रॉन, याद रखिएगा ऑर्डर दैट कैन बी विड्रॉन सेक्शन नंबर 62 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स कैन बी विड्रॉन अगर आप 30 डेज में रिटर्न फाइल कर देते हो। ठीक है सर, समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है अगर एप्लीकेशन देता है टैक्सेबल पर्सन या एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर ऑन हिज ओन मोशन
भी विड्रॉ कर सकते हैं। दोनों ही सिनारियो में अगर उनको लगता है कि जो ऑर्डर पास किया गया था समरी असेसमेंट ऑर्डर वो एरोनियस था। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद यहां पे एक नोटिफिकेशन भी है कि द असेसमेंट ऑर्डर जो 62, 63, 64 वगैरह में पास होते हैं, याद रखिएगा हमेशा इन असेसमेंट ऑर्डर्स का एक समरी बेसिकली अपलोड करना पड़ता है। समरी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर इज टू बी अपलोडेड इन जीएसटी डीआरसी 07, तो कॉमन पोर्टल है, उस पे बेसिकली आपको एक समरी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर पास करके बेसिकली जब एक बार असेसमेंट ऑर्डर 62, 60, 64 में पास हो जाता है उसका समरी पोर्टल में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सर पोर्टल में अपलोड कर दिया जाता है इन जीएसटी डीआरसी 07। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सर चैप्टर कैसा है? बी ग्रेडेड चैप्टर है। क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से अगर आप देखोगे प्रोविजनल असेसमेंट से पूछ लेते हैं। उसके अलावा क्या क्या रिकोर्सेज होते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रोविजनल असेसमेंट कब कब किया जाता है? सर प्रोविजनल असेसमेंट में बॉन्ड वगैरह का अमाउंट पूछ ले, कहीं फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के बारे में पूछ ले, कितना टाइम होता है, 6 मंथ प्लस 4 ईयर। सर ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ये अच्छा है। व्हाट आर द रिकोर्सेज अवेलेबल विद द ऑफिसर? अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया है स्क्रूटिनी के बाद, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऊपर नोट पूछ ले कहीं पे, ठीक है। उसके बाद एसओपी के ऊपर कि राइट ए नोट ऑन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हो सकता है एक छोटा सा पॉइंट पूछ ले। बाकी मैंने ये दो पॉइंट जो ऑलरेडी है यहाँ पे छोटे छोटे एमसीक्यूज कहीं पूछ ले, इसलिए मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है। बाकी ये चैप्टर एक बी ग्रेडेड चैप्टर है, 4 से 5 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ असेसमेंट।